हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा। आशा करता हूँ आप सब बेहतर कर रहे होंगे। और आज हम करने वाले स्टैंडर्ड नंबर 250 कंसिडरेशन लॉ एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक ओवरव्यू दूंगा पहले आपको मैं। ठीक है, जैसा कि पहले मैं आपको बता दूँ, हम स्टैंडर्ड 200 की सीरीज़ कवर कर रहे हैं और इसमें हमने SQC 1 और स्टैंडर्ड नंबर 220 को अभी नहीं किया, वो हम इस सीरीज़ के एंड में करेंगे। और आज हम कर रहे हैं 250। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, और मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ इसका। सबसे पहले समझिएगा कि इसमें है क्या। देखिए, जब भी मैं एज ए ऑडिटर गया एक कंपनी में और मेरे को ऑडिट करना है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अब जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, वो क्या होती है, कुछ लॉ रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पीएफ की जो डेट होती है और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक होती है। तो मैं चेक करता हूँ कि जितनी भी पेमेंट्स की गई हैं, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ पीएफ, वो अप टू नेक्स्ट मंथ 7 तारीख तक हो गई हों। अगर नहीं हुई हैं तो क्या है, उसको मेरे को रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक लॉ और रेगुलेशन का पार्ट था कि लॉ में लिखा हुआ है कि इतने दिन में करनी है तो आपको करनी है। तो इन्हीं को कंसीडर करना, सबको कंसीडर करना कि भाई कोई भी फॉर्म फाइल होना है या कुछ भी होना है, सब एज़ पर जो लॉ लिखा हुआ है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कंसीडर करना जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो नाम आपको यहाँ समझ में आता है और इसके अंदर क्या बातें हैं वो भी समझ में आती हैं। अब देखिए, जब भी ज़िंदगी में कुछ करना होगा ना, कुछ भी करना होगा, अब छोटा सा काम, घर में खाना बनाना, कुछ भी, उसके साथ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी मम्मी हैं हम लोग के और उनको खाना बनाना है, उनका काम क्या है कि खाना बनाना है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की है, उनके पास आ जाती है। अगर वो हाउसवाइफ है तब मैं कह रहा हूँ, तो ठीक है। अभी हम इसी तरह से जब भी किसी लॉ एंड रेगुलेशन को कंसीडर करना है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 2 लोगों की जिम्मेदारी आएगी। एक तो मैनेजमेंट की आएगी और ऑडिटर की आएगी। ठीक है, यही स्टैंडर्ड में बताया गया है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब लॉ एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करना है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑडिटर की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG। ठीक है, एंड मे बी बाय परफॉर्म। तो कैसे करेंगे वो, इनकी ड्यूटी है और वो कैसे परफॉर्म करेंगे इस ड्यूटी को। देखिए, कुछ नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या लिखी हुई हैं कि भाई जो लॉ एंड रेगुलेशंस हैं ना, वो फॉलो हुए हैं जब मैंने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, उनको मैं कैसे मानूंगा कि हाँ मैं सही तरीके से ऑपरेट कर रहा हूँ और सही तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट लिखा है कि मॉनिटरिंग करें लीगल रिक्वायरमेंट को एंड इंश्योरिंग दैट द ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर डिज़ाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। समझते हो इसका मतलब? पहली बात कि मैनेजमेंट क्या करेगा, कॉन्टीन्यूसली देखेगा कि हाँ हमारा सिस्टम और जो प्रोसीजर्स बने हुए हैं वो उस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरह से फॉलो हो रहे हैं। और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मतलब जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ कर रहा हूँ अकाउंटिंग के लिए, वो उन लॉ एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के अकाउंटिंग कर रहा है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, मेरे पास एक सैप है, सैप सिस्टम, ठीक है, SAP। इसमें क्या हुआ है, जब मैं फिक्स एसेट्स कोई नई आती है ना, तो वो मैं बस फिगर डालता हूँ, वो अपने आप सिस्टम में चली जाती है और उस पर ना डेप्रिएशन लग जाता है। अब एक ना ब्लॉक बना है डेप्रिएशन का 15% का, सिस्टम में ही बना है, वो अपने आप 15% कैलकुलेट करके निकाल देता है। अब देखिए, मशीनरी पे 15% का डेप्रिएशन लगता है। ठीक है, ये सिस्टम में सही तरह से डला हुआ है और ये लॉ भी है। तो मेरे को यही पॉइंट लिखा हुआ है कि पहले तो मॉनिटर करो कि हाँ लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, सैप हो गया, वो डिज़ाइन इस तरह से हुए हैं कि वो मीट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को। तो समझ में आता है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि जो हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, वो इतने अच्छे हैं कि इतने अच्छे से इंस्टॉल किए गए हैं, उनका ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएटली ऑपरेट हो रहे हैं और सब सही तरीके से वो रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपके इंटरनल कंट्रोल ही ठीक नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं होगा सिस्टम में। अकाउंटिंग ठीक नहीं हो रही, लॉ एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स ठीक से फॉलो नहीं हो रहे, तो इसीलिए क्या बोल रहा है, इंटरनल कंट्रोल जो है वो सही तरीके से
बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा लिखा है डेवलपिंग, पब्लिशिंग एंड फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए कंपनी में बताया गया, एक नोटिस लगा है कंपनी के गेट पे, फैक्ट्री के गेट पे, कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम की उम्र का है तो उसको यहाँ काम नहीं देते, ठीक है, या 18 साल से उम्र कम का है तो उसको यहाँ वो काम नहीं कर सकता। अब ये आपने पॉलिसी डेवलप की कि 18 साल से कम लड़के को हम नहीं लेंगे, ठीक है। पब्लिश कैसे की कि बताया फैक्ट्री सुपरवाइज़र को, मैनेजर को, सबको बताया, हर एम्प्लॉय को बताया कि ये मैंडेटरी है कि आपकी एज इतनी हो, ठीक है, और उसको आप फॉलो भी कर रहे हैं, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट ही तो है, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट भी समझ में आता है। चौथा पॉइंट, इंश्योरिंग एम्प्लॉय आर प्रॉपरली ट्रेन एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है कंपनी की, ठीक है, या कोई रेगुलेशन है जिसको कंपनी एम्प्लॉयज से साथ बताना चाहती है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका स्टैंडर्ड ऐसा होना ही चाहिए एज़ पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, या कुछ भी होना चाहिए, तो एम्प्लॉय जो होने चाहिए ना वो इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार होने चाहिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी ने बनाया है वो समझते हो, तो यही लिखा है, ठीक है, चौथे पॉइंट में। पांचवें में लिखा है मॉनिटरिंग द कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट एंड टेक एक्शंस फॉर डिसिप्लिन एम्प्लॉय हु फेल्स टू कंप्लाई विद इट। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखिए मैंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, रूल बनाया, और मैंने देखा कि यार कुछ एम्प्लॉय उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यही बोल रहा है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या लीजिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। इंगेजिंग लीगल एडवाइज़र, ठीक है, सिंपल बोलना चाहते हैं बाहर से जो, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल्स को बुलाइए, समझिए कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या है, किसी बंदे की बाहर से ज़रूरत पड़ रही है, लॉयर है, सीए है, कोई भी बड़ा प्रोफेशन का बंदा है, उससे एडवाइस लीजिए कि हम कैसे अपनी लीगल रिक्वायरमेंट को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन विद विच द एंटिटीज हैज़ टू बी कंप्लाई, ठीक है। एक रजिस्टर मेंटेन करिए कि हमें किस किस लॉ के साथ हमें कंप्लाइंस करना है, हमारे ऊपर कौन कौन से रेगुलेशंस लगते हैं, हम पे फैक्ट्री एक्ट लगता है, हम पे ये लगता है, हम पे वो लगता है, जो भी रिक्वायरमेंट लगती है, मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है, ये लगता है, समझते हो, सब चीज़ों को एक रजिस्टर बना के रखिए जिससे कि हमें पता रहे कि हमें क्या चीज़ें फुलफिल करनी है। तो हमने स्टार्टिंग से समझिए कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो लॉ एंड रेगुलेशन को देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से फॉलो या नहीं, तो देखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट था कि मॉनिटर करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट को, एक्चुअल में लीगल रिक्वायरमेंट है क्या उनका पता होना चाहिए, और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उन लीगल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बने हुए हैं। दूसरा बोला था कि ये जो इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए। तीसरा बोला था कि डेवलप करना है, पब्लिश करना है एंड फॉलो करना है कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है। ये इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय प्रॉपरली ट्रेंड हो और वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को समझते हो। उसके बाद बोला कि हमें मॉनिटर करना है और एक्शन लेना है जो बंदे उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाहर से लीगल एडवाइज़र को हमें क्या करना है, लेके आना है, उससे हमें एडवाइस लेनी है कि क्या कर सकते हैं। रजिस्टर बना के रखना है किन चीज़ों का, जो सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन जिनको कंपनी को पूरा करना है, ठीक है। ये हो गई मैनेजमेंट की बात। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रखा है, आईपीसीसी लेवल पे तो बहुत बार आ रखा है। अब हम आते हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल एंड कंप्लायंस विद एंटिटीज विद द फ्रेमवर्क। देखिए क्या बोला है, सिंपल सी बात समझ लीजिए पहले कि मैं एक कंपनी में गया, ठीक है, कंपनी पे कौन कौन से एक्ट लगते हैं पहले ये समझ लीजिए। कंपनीज एक्ट के 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास फैक्ट्री और वो फैक्ट्री एक्ट में भी रजिस्टर्ड है, उनको मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, ये लीगल रिक्वायरमेंट लीजिए कि किस इंडस्ट्री से है और उन पर क्या क्या लॉ लगते हैं, तो बेसिक में आप समझते हो। और देखना है कि हाँ वो इन बेसिक रिक्वायरमेंट से का कंप्लायंस कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू law and regulation having a direct effect on determination of material amount and disclosure in financial statement, ठीक है। और दूसरा बोला हुआ है other law and regulation that do not affect the amount and disclosure in financial statement but compliance with which may be a fundamental to operating aspect। अब मैं इन दोनों का मतलब बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए कुछ नॉन कंप्लायंसेस ऐसे होंगे जिसकी वजह से ना क्या होगा, मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट है वो हिल जाएगा, ठीक है,
या फिर उस मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी फिगर में कोई फ़र्क पड़ेगा, मिस स्टेटमेंट हो जाएगी, एरर आएंगे। लेकिन दूसरे नॉन कंप्लाइंसेस ऐसे होंगे जो मेरे को मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी फिगर पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन उनका कंप्लायंस ज़रूरी है। अब मैं दोनों का ना आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, हमारा जो AS2 है वो बोलता है हमें NRV एंड कॉस्ट पे विच एवर इज लोअर पे आपको वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। लेकिन क्या हुआ, जो हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं वो केवल कॉस्ट पे कर रहे हैं, हम लॉ को मान ही नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारी सारा स्टॉक दिख रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सारा गड़बड़ है, सारा गड़बड़ है, क्योंकि हमने वो लॉ को ही फॉलो नहीं किया, वो तो पूरा कॉस्ट पे है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेरी फिगर हिल रही है, तो ये पहले वाला ही हो गया। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आएगा, अमाउंट पे इफेक्ट आएगा, वो बड़े वाले होते हैं, बड़े वाले लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगरें बदल रही हैं। तो इनके लिए तो भाई प्रॉपर जैसे ऑब्टेन करना पड़ता है आपको SAE, ठीक है, वो ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंस जुटाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इंश्योर होना पड़ेगा कि हाँ इनका कंप्लायंस तो होके ही रहेगा। अगर नहीं हो रहा तो आपको लास्ट में क्या, सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। ठीक है, कि भाई हाँ हम इनका किसी लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, और या फिर या तो नॉन कंप्लायंस है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, हो भी सकता है। ठीक है, आपको लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है। तो आपको क्या समझ में आया, ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर हिलती है, ठीक है, उनके लिए तो आपको सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंस लेने ही है। ठीक है, सिग्निफिकेंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने ही लेने हैं। ठीक है, और अगर तब भी आपको देखना है कि कंप्लायंस नहीं हो रहा, तो फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए मैनेजमेंट से कि इसका हम नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सुनिए, और दूसरा एग्जांपल मैं सबसे पहले देता हूँ, दूसरे वाले कैसे है। देखिए, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप इससे ज़्यादा, इस लेवल से ज़्यादा पॉल्यूशन आपकी फैक्ट्री नहीं पहुँचा सकती, लेकिन हम उससे ऊपर पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि 14 साल से छोटे बच्चे आपकी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, लेकिन काम कर रहे हैं। देखिए, इनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन ये नॉन कंप्लायंस तो है लॉ का, रेगुलेशंस का। ठीक है, तो ये इस तरह के होते हैं। इनके लिए कुछ नहीं करना आपको, केवल आपको ना लिमिटेड प्रोसीजर फॉलो करने हैं। लिमिटेड प्रोसीजर मतलब ऑडिट प्रोसीजर, और वो भी केवल आप इंक्वायरी कर लीजिए मैनेजमेंट से, इंस्पेक्ट कर लीजिए, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी लाइसेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, पॉल्यूशन के लिए एक अलग अथॉरिटी बनी है। ठीक है, और चाइल्ड लेबर के लिए अलग अथॉरिटी बनी है, तो उनसे एक बार बात कर लीजिए। और फिर देखिए कि नॉन कंप्लायंस है तो सिंपल आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फिर से ले लीजिए, बात खत्म हो गई यहाँ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ मटेरियल में स्टेटमेंट फ़र्क पड़ रहा है, जहाँ नहीं पड़ रहा है। जहाँ फ़र्क पड़ रहा है आपको और सिग्निफिकेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, और दूसरी जगह केवल को आपको लिमिटेड प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, ऑडिटर प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद नॉन कंप्लायंस। अब ऑडिटर क्या करेगा जब आपको पता चल गया कि हाँ नॉन कंप्लायंस है, आइडेंटिफाई या सस्पेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्ट। ठीक है, जो भी एक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, सर्कमस्टेंस को समझिए जो कि ऑकर हुए। ठीक है, अकड़ हुए, इवेल्युएट कीजिए फाइनेंशियल पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस कीजिए मैनेजमेंट के साथ, एंड लास्ट में क्या करिए, ऑब्टेन कीजिए लीगल एडवाइस व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड। मैं आपको इसको समराइज करके आप समझाता हूँ। देखिए, आपको क्या पता चला कि हाँ ये नॉन कंप्लायंसेस था, मैनेजमेंट ने भी बोला कि हाँ देखो है नॉन कंप्लायंस है, और आपने क्या सबसे पहले आपने समझा कि ये क्या एक्ट के अकॉर्डिंग ये कितना बड़ा नॉन कंप्लायंस है, तो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ली। फिर आपने अपनी सिचुएशन में सर्कमस्टेंस देखे कि एक्चुअल में एक्ट क्या बोलता है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इससे जो पॉसिबल इफेक्ट है ना मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितने बढ़ रहे हैं, क्या अमाउंट का है, कितना डिफरेंस है, कितने बड़ा डिफरेंस है एक्चुअल और उसमें जो होना चाहिए था। इसको डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी की लीगल एडवाइस भी लेंगे। ख़त्म हो गई यहाँ तक, बस समझ में आता है, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अब ऑडिटर को कहाँ कहाँ इसको रिपोर्ट करना है। अगर उसे क्या पता चल गया नॉन कंप्लायंस है, बड़ा नॉन कंप्लायंस है, भाई मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो अब किस किस को रिपोर्ट करना पड़ेगा भाई? 3 लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। 3 लोग कौन कौन है? एक तो है टू TCWG, मतलब ये मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। मैटर इन्वॉल्विंग द नॉन कंप्लायंसेस, क्या मैटर है जहां हमने नॉन कंप्लायंस किया उन्हें बताओ मैनेजमेंट को, ठीक है। इफ TCWG इन्वॉल्व कम्युनिकेट द हायर लेवल, मान लीजिए मैनेजमेंट खुद भी, TCWG वाले उस नॉन कंप्लायंस में खुद भी इन्वॉल्व है, आप बताने गए, वो बोलते हैं, हंस के बोलते हैं, भैया ये तो हमें पता ही है। तो अब क्या करें? अगर कोई और हायर लेवल की अथॉरिटी है तो उनसे बात कीजिए, अदरवाइज लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए कि इस मैटर में हम आगे क्या कर सकते हैं। जब TCWG तक मिला हुआ है तो आपको समझ में आता है पहला आपने जहाँ रिपोर्ट करना और किस तरह रिपोर्ट करना है। दूसरा, आपको जनरल पब्लिक मतलब ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर मैटर, अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। पहला मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने दूसरे स्टेट में चेक किया था ना कि हमारे कितना फ़र्क पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो मटेरियल इफेक्ट है तो आपको क्या करना है? रिपोर्ट को क्वालिफाई या एडवर्स ओपिनियन देके ख़त्म करना है, ठीक है। मटेरियल इफेक्ट है, मटेरियल जब भी इफेक्ट होता है आपको पता है, आपको यही 2 ओपिनियन देते हैं, क्वालिफिकेशन देते हैं तो एडवर्स ओपिनियन देते हैं। दूसरा, अनेबल टू कंक्लूड ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट या फिर सर्कमस्टेंस। देखिए ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट को पता था कि नॉन कंप्लायंस है और मैनेजमेंट आपको उस एरिया में काम ही नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से आपका लिमिटेशन ऑफ स्कोप हो रहा है। तो ऐसे में क्या करोगे आप? डिस्क्लेमर देते हैं। जब आपको पता ही नहीं चल पाया, वहाँ पे आप कुछ ले ही नहीं पाए, या तो क्वालिफिकेशन देते हो या फिर डिस्क्लेमर देते हो। तो मैनेजमेंट ने इम्पोज की है, अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ने इम्पोज की है तो आपको क्या करना है? क्वालिफाई या डिस्क्लेमर देना है। अगर सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए कि भाई मैं काम ही नहीं कर पा रहा, मैनेजमेंट की गलती नहीं है, तो आपको कंसीडर करना है इसके इफेक्ट्स को। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब तीसरा जिसको रिपोर्ट करना है वो है रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। ये क्या होती है? मान लीजिए कंपनी आपने ROC को रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे नॉन कंप्लायंस चल रहा है, ठीक है। चाइल्ड लेबर के लिए गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट बना है, आपने उन्हें इन्फॉर्म किया कि हाँ भाई लेबर ऐसे काम कर रही है, तो ये 3 जगह आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की? एक तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, अगर वही लुप्त है तो हायर अथॉरिटी को करना है, अगर आपको समझ नहीं आता तो लीगल एडवाइजरी लेनी है। ऑडिटर रिपोर्ट में क्या बोला? अगर मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो आपको क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देना है। अगर आप काम ही नहीं कर पा रहे और काम मैनेजमेंट ने रोका है तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दे लीजिए, या फिर सर्कमस्टेंस ही ऐसे बन गए कि नहीं कर पा रहे काम, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि क्या कर सकते हैं। बाद में लास्ट में रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ होती है उनको भी इन्फॉर्म करना है इस मैटर के बारे में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिकेटर कंसीडर बाय द ऑडिटर, इंडिकेटर कंसीडर बाय द ऑडिटर। अब ये क्या है? देखिए यार, जब मैं ना काम कर रहा हूँ किसी ऑडिट प्लेस पे, तो वहाँ ना मुझे कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं या फिर इंडिकेटर दिखते हैं जिनसे मुझे समझ में आ जाता है कि यार नॉन कंप्लायंसेस है। वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनसे मुझे समझ में आए कि हाँ यहाँ नॉन कंप्लायंसेस हो रहा है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेटर क्या क्या है वो बहुत ध्यान से सुनना, IPCC लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल लेवल पे भी आ सकते हैं, ठीक है। पहला, इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी बॉडीज़। मैं ऑडिट करने गया भाई 20-21 का, मैंने देखा यार इस साल तो यार कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, उन्होंने कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराया। मेरे को शक हो गया यार, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कंपनी पे, ऐसा क्या बात हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। पहला पॉइंट समझ में आता है। दूसरा, पेमेंट और फाइन ऑफ पेनल्टीज। भाई साहब मैं रिपोर्ट बना रहा था, मैं फाइनेंशियल्स देख रहा था, मैंने एक लेजर देखा, इतनी हैवी पेनल्टीज, इतने हैवी फाइन्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट को या किसी भी अथॉरिटीज़ को। मेरे को शक हो गया यार, तो बड़ा नॉन कंप्लायंस है यहाँ पे, पेनल्टी और फाइन्स तो ऐसे जाते नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रखे, ये भी एक इंडिकेटर है। इसके बाद पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विस टू कंसल्टेंट और रिलेटेड पार्टी। भाई साहब पता ही नहीं है किस लिए पैसे दे रखे हैं, कंसल्टेंट है कोई बड़े बड़े नामी, लेकिन उनके पीछे रीज़न नहीं लिखा कि क्यों ले रहे हैं। अरे भाई जब बंदा कोई फंसता है ना तभी ऐसी कंसल्टेंसी फीस देता है इतनी बड़ी बड़ी, कोई पागल नहीं है ऐसे दे। तो ये भी एक इंडिकेटर है। रिलेटेड पार्टी को पैसा जा रहा है बिना वजह, कोई वजह ही नहीं लिखा है, अनस्पेसिफाइड सर्विसेज है, इंडिकेटर है, ठीक है।
सेल कमीशन और एजेंट फीस, ठीक है, बहुत हैवी मात्रा में दी हुई हैं। ऐसा क्या है भाई, ये क्या गड़बड़ है भाई, ऐसी इतनी सेल नहीं हुई है, उससे ज़्यादा आप चीज़ें दे रहे हो, उसके एज कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा कमीशन जा रही है, एजेंट को पैसा जा रहा है, क्यों? ये भी इंडिकेटर है। परचेजिंग एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो द मार्केट प्राइस, मार्केट में बिस्कुट 4 रुपये का मिलता है, आपकी बुक में 8 रुपये का लिखा है एक बिस्कुट, या 2 रुपये का लिखा है। ऐसा क्यों भाई, इतना सस्ता इतना महंगा क्यों? जमीन 100 करोड़ की है, आपने 10 करोड़ में खरीद ली, क्या है ये भी इंडिकेटर है। अनयूजुअल पेमेंट इन कैश, कैश में पेमेंट हो रखी है हैवी, बहुत हैवी, ये भी क्या है, इंडिकेटर है। अनयूजुअल पेमेंट ओवर द लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, वही बात आ गई, लॉयर्स को पैसा दे रखा है भाई साहब हैवी, क्या चल रहा है, कौन से केसेस चल रहे हैं भाई तुम्हारे, इतना पैसा कहाँ जा रहा है लॉयर्स को, क्यों? इंडिकेटर है। पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ कंट्रोल और डॉक्यूमेंट, भाई साहब पैसे इधर से उधर हो रहे हैं लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनका, क्या मतलब, क्या काम कर रहे हो ऐसा जो तुम बिना पेपर वर्क के पैसा इधर से उधर आ रहा है, ठीक है। एक्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फेल्स टू प्रोवाइड द एडुकेट ऑडिट ट्रेल और सिग्निफिकेंट एविडेंस, भाई सिस्टम में कुछ है, जा रही है चीज़ें लेकिन वो आपको कोई एविडेंस नहीं दे पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो गड़बड़ है, अपने सिस्टम से छेड़छाड़ की है, कुछ किया, ऑडिट ट्रेल्स में दिक्कत है, कुछ तो है, ठीक है। अनऑथराइज ट्रांजेक्शन और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, गलत तरीके से, गलत वे में केवल बैलेंस शीट का बैलेंस मिल रहा है, बाकी तो आपने पूरी बैलेंस शीट की ऐसी तैसी कर रखी है, डेबिट क्रेडिट कर बराबर कर रखा है लेकिन कुछ आता पता नहीं है। अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स कर रखी हैं, कहीं से ऑथराइज नहीं है वो ट्रांजेक्शन, गलत ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और एडवर्स मीडिया कमेंट, ठीक है, वह जो कमेंट्स आ रहे हैं आपके आजकल, चाहे आप न्यूज़पेपर में पढ़ लें कंपनी के बारे में, मैगजीन्स में पढ़ लें, गलत खबरें आ रही हैं, नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, कंपनी में ये चल रहा है, कंपनी में वो चल रहा है, तो ये भी क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारा 250 ख़त्म होता है, पूरा हमने कवर किया, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, पहले हमने समझा कि क्या मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कैसे उनको मॉनिटर कर सकता है, कैसे पब्लिश करेगा, कैसे एम्प्लॉयज़ को भरोसे में रखेगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी हमने ऑडिटर की कि भाई वो केवल जो जर्नल उनकी लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे वो कंप्लाइंस कर रहे हैं, उसके साथ सारी चीज़ें जो नॉर्मल है वो सब कुछ कर रहे हैं। स्पेसिफिक में देखा हमने जो फाइनेंशियल को इफेक्ट करती है नहीं करती हैं। उसके बाद हमने ऑडिटर क्या करेगा जब नॉन कंप्लायंस मिल गया, कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, TCWG ऑडिट रिपोर्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा 250 ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा एंड प्लीज़ अपने सजेशन जरूर दें। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिए।